मैं वैष्णवी महाविद्यालय भेजे के यूट्यूब माध्यम से बीए थर्ड ईयर का सेकंड चैप्टर आपको बताना चाह रही हूँ कि उपकल्पना किसे कहते हैं। उसमें आपको ये आपका सेकंड पेपर है, उसमें आपका सेकंड पेपर में सेकंड चैप्टर आपका उपकल्पना के बारे में बताना चाहती कि उपकल्पना क्या होती है। अनुसंधान में उपकल्पना का अर्थ होता है कि पहले से बनाई हुई कल्पना यानी भविष्य के बारे में आपने क्या क्या कल्पना बना रखी है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उपकल्पना होती क्या है। जैसे बूढ़े एवं हाट क्या कहते हैं, उपकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक प्रस्तावना है जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने हेतु उसका परीक्षण किया जाता है। यह सिद्ध हो सकती है और गलत भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। इसने गुडे एवं हाट ने कहा था इसका। अब हम आते हैं इसकी प्रस्तावना पर। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं या समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन है और कोई भी अध्ययन तब तक वैज्ञानिक नहीं हो सकता जब उसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाए। इस वैज्ञानिक पद्धति का सदुपयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें अपने अध्ययन विषय के संबंध में कुछ न कुछ आरंभिक ज्ञान या सामान्य अनुभव न हो। इस आरंभिक ज्ञान व अनुभव के आधार पर हम अपने अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों के संबंध में एक सामान्य अनुमान लगा सकते हैं। यह सामान्य अनुमान अनुसंधानकर्ता अथवा शोधकर्ता के लिए एक मार्ग निर्देशक बन जाता है। शोधकर्ता का ध्यान कुछ निश्चित व आवश्यक तथ्यों पर केंद्रित करके अनुसंधान की दिशा को निर्धारित करता है। इसी अनिश्चितता अंधकार में भटकने से बचा देता है। उदाहरण के लिए जैसे बाल अपराध आप देखते हो, बच्चे बाल अपराधी क्यों होते हैं, इसमें क्या कारण है? इसमें कारण है समाज कारण है, दूसरा है आर्थिक कारण है, तीसरा है परिवार का कारण। यानी पारिवारिक दशाएं कुछ ऐसी होती हैं कि बच्चा विवश हो जाता है बाल अपराधी बनने को। तो इसमें बाल अपराधी जब बनता है बच्चा, तो इससे क्या समाज विघटित होता है। अरे समाज का एक भविष्य जो भविष्य निर्माता होता है वही विघटित हो जाएगा, तो समाज का निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसमें हमने क्या करा, एक अनुमान लगाया, ये गलत है या सही है। अनुमान जो कि आगे अध्ययन कार्य का आधार व वैज्ञानिक के लिए एक सहारा बन जाती है। प्रोफेसर यंग भी कहते हैं कि कार्यनिर्वाही अथवा काम चलाओ का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण है। यानी काम चलाओ, यानी हम जो बाल अपराध कह रहे हैं तो ये काम चलाओ है, और इसका वो क्या कहते हैं, क्या काम चलाओ है? नहीं, काम चलाओ नहीं है, ये तो समाज को विघटित करने वाला एक जो समाज का निर्माता होता है वही विघटित होएगा, तो समाज हमारा क्या विकसित होगा? नहीं होगा। अब इसकी हम अर्थ के रूप में आते हैं कि उपकल्पना किसे कहते हैं। और उपकल्पना दो शब्दों का योग है। पहला है प्रो प्लस कल्पना, यानी पहले से की गई कल्पना। इस प्रकार हम कहते हैं कि कोई भी घटना का जो उपकरण प्रारंभिक विचार मतलब मैंने क्या कहा, प्रो प्लस कल्पना का अर्थ होता है विचार। प्रो यानी प्रारंभिक, यानी पहले से किया गया विचार। यानी कोई घटना अनुसंधान करता मतलब प्रकल्पना को आधार बनाकर शोध या अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके विपरीत यदि समस्या का स्वरूप सरल है तो एक से अधिक प्रकल्पनाओं को आधार बनाया जा सकता है। यानी जो भी घटना घट रही है, जो समस्या के बारे में आप बोल रहे हैं, तो उसको पहले से विचार करो, पहले से प्रारंभिक घटना को विचार करके तब उस घटना के बारे में हम उसका विवरण, उसका वर्णन हम कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इसका कितने शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी के शब्द हाइपोथेसिस का हिंदी रूपांतर है। जैसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, हाइपो तथा थीसिस। प्रथम शब्द का अर्थ है कल्पना या काल्पनिक और दूसरे शब्द का अर्थ है प्रस्तावना। अतः उपकल्पना का शाब्दिक अर्थ ही काल्पनिक प्रस्तावना है। यह साधारण ऐसा कथन है जिसकी सिद्धांत संस्कृति उपमा व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त किया जाता है। इसमें कोई भी मतलब
उपकल्पना से अनुसंधान का विषय निर्दिष्ट किया जाता है, परंतु कोई भी प्रकल्पना सही है गलत इसका निर्णय वास्तविक अनुसंधान के आधार पर ही किया जा सकता है। अब हम इसकी परिभाषा के रूप में देखते हैं कि उपकल्पना में पहली परिभाषा है वेस्टर्स इंटरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार कि एक प्रकल्पना एक मान्यता, शर्त अथवा सिद्धांत है जिसे शायद विश्वास के बिना मान लिया जाता है ताकि इसके तार्किक परिणाम ज्ञात हो सके तथा इस ढंग के द्वारा इसको उन तथ्यों को समानता का परीक्षण किया जा सके अथवा ज्ञान निर्धारित किया जा सके। अनेक कोई भी प्रारंभिक विचार प्रस्तुत करने के लिए कोई आधार बनाना पड़ेगा, उसको आप उसका वैज्ञानिक आधार बनाकर ही उस घटना का विवरण आप दे सकते हैं। वुडेहार्ड भी प्रकल्पना के बारे में बताते हैं। वो क्या कहते हैं, उपकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम आगे क्या देखना चाहते हैं, यानी भविष्य में हम क्या देखना चाहते हैं, इस भविष्य को की ओर वो संकेत करती है। ये प्रस्तावना है जिसकी जो मतलब उसका वो है प्रमाणिकता को सिद्ध करने हेतु इसका परीक्षण किया जा सकता है। ये सही सिद्ध हो सकती है या गलत, यानी भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं उसका हमें प्रमाणिकता सिद्ध करनी होगी। और ये प्रमाणिकता कभी कभी जब परीक्षण करते हैं तो कहीं सही भी होती है, कहीं गलत भी होती है। इसको सिद्ध करने के लिए प्रकल्पना का निर्माण किया जाता है। जैसे लुंडबर्ग ने क्या कहा था, प्रकल्पना एक काल्पनिक सामान्यीकरण है जिसकी प्रामाणिकता की जांच करना अभी शेष है। प्रारंभिक स्तर पर एक प्रकल्पना प्रतिभा, अनुमान, काल्पनिक विचार या सहज ज्ञान से ले सकते हैं जो क्रिया अनुसंधान का आधार बन जाता है। यानी हमारी जो प्रकल्पना हम कर रहे हैं तो प्रतिभा के अनुसार भी होती है, अपने अनुमान के द्वारा भी होती है। हमारे काल्पनिक विचार ने कल्पना हम ऐसी आंखों देखा भी सोच सकते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, परंतु वो कभी कभी कल्पना हमारा गलत भी होती सही भी होती। इन सबको देख कर ही हम वो भविष्यवाणी उसको बता सकते हैं। ये आपकी उपकल्पना की परिभाषा के रूप में दे सकते हैं। अब हम आते हैं उपकल्पना के प्रकार। इसके प्रकार के रूप में पहला प्रकार आप देख सकते हैं अनुभाविक समानताएं बताने वाली उपकल्पनाएं। यानी क्या है इसमें बताते हैं कि आप जो मान्यता, निषेध, व्यवहार, प्रतिमान इत्यादि पर आधारित होती है, ये ऐसी उपकल्पना का आधार है जिसमें सामान्य ज्ञान है, जिसमें वैज्ञानिक प्रशिक्षण किया जाता है। यानी जो भी किया जाता है सामान्य ज्ञान के आधार पर वैज्ञानिक प्रशिक्षण किया जाता है। अब दूसरी इसका हम ले सकते हैं हेडिंग जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित उपकल्पनाएं। इसके अंतर्गत क्या है कि इन उपकल्पनाओं का निर्माण अनुभाविकता, एकरूपता व पर आधारित तार्किक अंतर संबंधों का परीक्षण करने हेतु किया जाता है। जैसे तार्किक कोई भी तर्क वितर्क हम करते हैं उसको सही बताने के लिए अंतःकरण में जाते हैं, अंतःने बिल्कुल सीमित मात्रा में जाकर उसका वास्तविक रूप में उसका विवरण करते हैं और उसको हम अपने विचार के अनुसार, उसको अनुमान के अनुसार हम बता सकते हैं। अगला इसका हेडिंग लेते हैं विवेचनात्मक चरों में संबंध बताने वाली उपकल्पनाएं। इसमें क्या है, इस प्रकार की उपकल्पनाएं जटिल भी होती है, कभी कभी सरल भी होती है। इसमें अधिक अमूर्त होती है, अमूर्त है जो दिखाई नहीं देता है। इसका प्रयोग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों के तर्कपूर्ण विश्लेषण करने के साथ साथ अनेक पारस्परिक अंतर संबंधों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। अब हम आते हैं प्रकल्पनाओं के महत्व के बारे में कि इसके महत्व कौन कौन से होते हैं। पहला है अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना, यानी हम जो कल्पना जिस घटना के बारे में किसी विषय पर हम अनुमान लगाते हैं या विचार करते हैं तो उस कल्पना के आधार पे हम उसका जो अध्ययन करते हैं तो उसका क्षेत्र क्या होता है, कभी कभी सीमित हो जाता है। सीमित है छोटे क्षेत्र में भी उसका अनुमान हम लगाकर उसकी प्रशिक्षण एवं वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार उसका सत्यापन कर सकते हैं। अब इसका दूसरा हेडिंग लेते हैं अध्ययन को उचित दिशा प्रदान करता है। ये क्या करता है, पीवी यंग भी कहते हैं कि दृष्टिहीन यह उपकल्पना दृष्टिहीन खोज से हमारी रक्षा करती है। ये हमें यह पहले से ही इस बात की ओर संकेत कर देती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है और इससे व्यर्थ का परिश्रम
बच जाता है वह भी कम होता है। व्यर्थ का परिश्रम अन्य व्यर्थ की बातों से हम बच जाते हैं और हमारा कम खर्च पे ये निश्चित हो जाती है। हम अगला हेडिंग ले सकते हैं, अध्ययन में निश्चितता लाना। इसमें क्या है, इससे अनुसंधानकर्ता अस्पष्टता एवं अनिश्चितता की संभावना प्राय समाप्त हो जाती है। इसमें जो भी कल्पना की जाती है, कभी कभी सूचनाएं कब तक प्राप्त होती है, क्या होती है, इसमें निश्चित होना संभव होता है। अब अगला हेडिंग लेते हैं, अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। अरे जो भी हम घटना के बारे में पहले से भविष्यवाणी कर रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं, तो उसका क्या है, उसका उद्देश्य निर्धारण होता है पहले से ही। इस कल्पना से हमें यह पता चलता है कि हमको किसकी खोज करनी है। अगला हेडिंग ले सकते हैं, संबद्ध तथ्यों के संकलन में सहायक। इसमें क्या है, अनुसंधानकर्ता केवल उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करता है जिसके आधार पर उपकल्पना की सत्यता की जांच हो सकती है। यानी फालतू के बारे में नहीं सोचता, वो उसी के बारे में सोचेगा, उसी घटना के बारे में सोचेगा जिसको उसका प्रशिक्षण, उसको वैज्ञानिक पद्धति से सत्यापन करना है। उसी घटना, उसी विषय के बारे में ही कार्य करता है, ना कि और विषय में। अगला हम हेडिंग ले सकते हैं, निष्कर्ष निकालने में सहायक। ये कल्पना अगर हमारी निश्चित हो जाती है किसी घटना के बारे में, किसी सत्य का प्रशिक्षण हो जाता है, तो हम उसको निष्कर्ष निकालने में हमारी सहायता मिलती है, बहुत सरल हो जाता है निष्कर्ष निकालने में। कभी कभी ये हो जाता है कि हमारा निष्कर्ष निकालने यहाँ तक कि समस्याओं के समाधान निकालने में सहायक भी होती है। अगला लास्ट हेडिंग इसका ले सकते हैं, सत्यता की खोज करने में सहायक। जब हम कल्पना करते हैं किसी का किसी घटना या संबंध के बारे में, किसी के बारे में खोजबीन करते हैं या अनुमान लगाते हैं, तो उसका पहले परीक्षण करते हैं, फिर सत्यापन करते हैं। सत्यापन करने में बहुत बड़ी सहायक होती है उपकल्पना। उपकल्पना के आधार पर ही किसी चीज़ का परीक्षण करके ही सत्यापन किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना, धन्यवाद।